हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा एसएससी जीके का दूसरा क्लास है। ये जनरल साइंस बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंट चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो आज हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है उसका नाम क्या है, सेल। ठीक है, सेल को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं, कोशिका बुलाते हैं। तो जब आप कोशिका की पढ़ाई करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, साइटोलॉजी बुलाते हैं। ठीक है, तो आपसे एक मार्क में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइटोलॉजी कहलाता है। तो आपको पता है जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। देखो, जब आप किसी घर को बना रहे होते हो तो जैसे है ना, ईंटें रख 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 के नींव रखते हो, उसको पूरा बनाते हो, तो ईंट जैसे घर बनाने के लिए बहुत ही बेसिक यूनिट है, वैसे ही ह्यूमंस की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ के लिए सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, सेल है, कोशिका है। सेल जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, सेल वर्ड का मीनिंग होता है लिटिल रूम। कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में। तो कहाँ से आया हुआ शब्द है ये, लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है। उसके अलावा सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कौन से साल में, 1665 में, जब वो लकड़ी के एक कॉर्क के टुकड़े के साथ काम कर रहे थे। और आपको पता है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, कोशिका से मिलके बने होते हैं। देखो, सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं, उत्तक बुलाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और उसके बाद हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये कौन है, रॉबर्ट हुक है। और जब इन्होंने कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इनको कुछ इस तरीके का हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर नजर आया। इनको छोटे 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 लिटिल कंपार्टमेंट्स नजर आए, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। सेल का मतलब होता है लैटिन भाषा में लिटिल रूम। ठीक है, क्योंकि इनको क्या दिखाई दे रहा था, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे, लिटिल रूम दिखाई दे रहे थे। उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो सबसे पहले फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई एंटोन वॉन लुइनहॉक द्वारा एक पॉन्ड में। ठीक है, तो एक तालाब के अंदर उन्होंने क्या ढूंढा, पहला फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं, एंटोन वॉन लुइनहॉक कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किसने की है, इन्होंने की है, इसलिए इनको हम क्या बुलाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बुलाते हैं। किनको, एंटोन वॉन लुइनहॉक को। उसके अलावा इन्होंने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सेल कौन होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो होती है हमारे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। अगर सबसे बड़ी सेल आपसे पूछी जाए, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आपसे पूछी जाए, तो हमारा जो ऑस्ट्रिच होता है उसके अंडे को हम सबसे बड़ी आइसोलेटेड सिंगल सेल मानते हैं। ठीक है, फिर आता है सबसे लंबी सेल कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका पिक्चर भी लगाया, नर्व सेल। तो आपके शरीर में जो न्यूरॉन होती है जिसको हम नर्व सेल बुलाते हैं, वो सबसे लंबी सेल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन है, नर्व सेल है। एक एक मार्क में पूछे जाते हैं, तीनों से क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, तो आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा है। आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल कौन है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। और लॉन्गेस्ट सेल कौन है, नर्व सेल है। उसके बाद आता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, शेल्डन एंड शॉन ने दिया। ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। तो एक प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे थे, एक एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हैं। उसके बाद ये जो सेल थ्योरी है, इसके अंदर एक एडिशनल स्टेटमेंट ऐड किया गया, जिसको हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। यानी कि हमारी जितनी भी सेल्स है वो किससे बनी होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि हमारी पुरानी सेल से ही मिलके क्या बनती है, हमारी नई सेल्स बनती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। अब आपसे क्या पूछा जाता है, इस वाली स्लाइड से आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेल्डन एंड शॉन ने दी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब है ना, हम सारी डिस्कवरी को देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखो, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है वो किस ऑर्डर में चीजें डिस्कवर की गई है, उस सीक्वेंस में उनको पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कौन से साल में, 1665 में। उनका जो प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, पुराने स्टाइल का जो माइक्रोस्कोप था, उसकी मदद से। उसके बाद आए लुइनहॉक, उन्होंने फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कौन से साल में, 1674 में। और इनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो प्रिमिटिव टाइप नहीं था, बहुत एडवांस टाइप था। और इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बुलाते हैं।
उसके बाद आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। उसके अलावा केमिस्ट्री में है ना आप एक ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्राउनियन मूवमेंट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसकी डिस्कवरी भी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और उनको ऑनर करने के लिए उस मूवमेंट का नाम क्या रखा गया है? ब्राउनियन मूवमेंट रखा गया है। तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में। उसके बाद आए पुरकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की 1839 में, ठीक है। तो इन्होंने ये टर्म कॉइन किया प्रोटोप्लाज्म, कौन से साल में? 1839 में। उसके बाद आई हमारी सेल थ्योरी। तो हमारी सेल थ्योरी क्या कहती है कि हमारे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। और इसमें किन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया? शेल्डन एंड शॉन ने कंट्रीब्यूशन दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड शॉन ने दी थी। उसके बाद सेल थ्योरी में फर्दर कुछ एक्सपेंशन किया गया, एडिशन किया गया, जो किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने किया। और उन्होंने कहा कि इसमें एक स्टेटमेंट हमें ऐड करना चाहिए जो कहलाता है क्या? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि हमारी जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनती है। उसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसके बाद है ना बायोलॉजी की पूरी दुनिया ही बदल गई। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है 1940 में, ठीक है। आज आप इतनी एडवांस पिक्चर देख पाते हो किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। उसके बाद हमारे पास है ना किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन बेस्ड ऑफ सेल्स, उनके पास कैसी सेल्स प्रेजेंट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, जो पूरे के पूरे किससे बने हुए हैं? इनका पूरा शरीर किससे बना हुआ है? एक सिंगल सेल से बना हुआ है, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। यूनि का मतलब है एक ही सेल, ठीक है। एक ही सेल से इनका पूरा शरीर बना हुआ है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जहां पर है ना बहुत सारी सेल्स जो है वो ग्रुप करती हैं और क्या बनाती है? आपको पता है सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स जो फॉर्म्ड होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इनके अंदर है ना मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को देखो, ह्यूमन बॉडी को देखो, एनिमल्स को देखो, प्लांट्स को देखो, फंजाई को देखो, इन सब के अंदर है ना बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है। और ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बहुत सारे सेल्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल कौन है? अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल कौन है? फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद आता है प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं और यूकैरियोट्स कौन होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास है ना पुराने टाइप्स की प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, उनको हम क्या बुलाते हैं? प्रोकैरियोट्स बुलाते हैं। देखो अगर आप प्रोकैरियोट वर्ड को देखो तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराने स्टाइल का, ठीक है, प्राइमरी, सबसे पुराना, रूढ़िवादी, ठीक है। और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिनके पास है ना पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उनके न्यूक्लियस के बाहर, उनको हम क्या बोल दिया? हमने प्रोकैरियोट्स बोल दिया। इनके पास है ना जो सेल है उनके अंदर बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स बुलाते हैं, ना तो उनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ना इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एग्जांपल कौन है? जितने भी हमारे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्म है, और आपको पता है माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल का भी एग्जाम्पल है, पीपीएलओ है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है। उसके अलावा अगर आप अपने बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया में आपको 4 डिफरेंट टाइप की शेप्स नजर आती है, यानी कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या बुलाते हैं? बैसिलस बुलाते हैं। स्फेरिकल शेप्ड अगर हमारा बैक्टीरिया है उसको हम क्या कहते हैं? कोकस बोलते हैं। अगर कोमा शेप का है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं। और अगर स्पाइरल शेप्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन है? आपके प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक, सबसे हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ही लाइफ स्टार्ट हुई थी ना तो पहले कौन आए थे? प्रोकैरियोट्स आए थे, ठीक है। इसलिए इनके पास जो है बहुत एडवांस टाइप की बॉडी प्रेजेंट नहीं है, एडवांस टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। अब हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास है ना सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्म। तो जो माइकोप्लाज्म होता है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि वो प्रोकैरियोट का एग्जांपल है। लेकिन मेजरली अगर आप बाकी के प्रोकैरियोट्स को देखोगे ना तो उनके पास है ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनके अंदर, सेल के अंदर जो पूरा फ्लूइड भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर आपको कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि इनका जो डीएनए है, वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है,
जो एक सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए तो प्रेजेंट है ही है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर है ना आपको एक अलग से डीएनए देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉलर डीएनए है क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो इनके पास है ना बहुत सारे अच्छे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स तो नहीं है, लेकिन राइबोसोम्स जो एक बिना मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल होता है वो हमारे प्रोकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स के पास एब्सेंट होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, मीजोसोम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। मीजोसोम्स का मतलब क्या होता है, अगर आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है अगर उसने अपने आप को फोल्ड कर लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हमारे यूकैरियोट्स जिनको हम एडवांस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, बहुत ही एडवांस टाइप का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, प्लस इनके पास है ना न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट है। दूसरा, जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो सब देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पे, हमारे यूकैरियोट्स के पास। हमारे प्रोटिस्टा, हमारे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और जितने भी हमारे मेजरली बैक्टीरिया है वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद वहां पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सब देखने को मिलेंगे। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन आते हैं, हमारे सारे बैक्टीरियल सेल्स आते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन आते हैं, हमारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजाई आते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है हमारे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में। ठीक है, फिर हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको पता है आपकी जो प्लांट सेल है उसके पास है ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सबसे मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल को आइडेंटिफाई करने का कि एनिमल सेल के पास क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगी। ठीक है, फिर हमारे प्लांट सेल्स के पास है ना प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर आप कभी भी प्लांट सेल को देखोगे वहां पर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल आपको दिखाई देगा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई भी वैक्यूल आपको दिखाई नहीं देता है बड़ा सा, वहां पर है ना छोटे छोटे स्मॉल साइज के वैक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्या पूछा जाता है, सेल वॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में एब्सेंट होती है, सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, तो चारों से है ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब आपकी जो सेल है वो टिपिकली किससे मिलके बनी होती है, क्या क्या उसके अंदर जरूर प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये मत कहना कि सेल वॉल एनिमल्स में तो नहीं होती, लेकिन मेजरली सेल्स में तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं, लेकिन मेजरली हमारी सेल जो है वो इन सबसे मिलके बनी होती है। अब हम एक एक करके देखेंगे सेल वॉल। तो आपको पता है हमारी प्लांट सेल्स के पास है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही है, उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेल वॉल बुलाते हैं। अब ये सेल वॉल क्या करती है, इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। अब जो हमारी प्लांट्स की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, मेजरली वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके प्लांट देखो बहुत तेज बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मेजरली खड़े रहते हैं, उसको सर्वाइव कर रहे होते हैं, कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो उसको सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प कौन कर रही होती है, सेल वॉल हेल्प कर रही होती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। और हमारी जो एनिमल सेल्स होती है उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देखो जो हमारी फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसका नाम क्या होता है, काइटिन होता है। ठीक है, फिर हमारी प्लांट्स की सेल वॉल जो है मेजरली वो सेल्यूलोज से बनी होती है। एल्गी के अंदर आपको सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन ये भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेजरली प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, बट अगर ऑप्शन में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन तीनों दिए हैं तो वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, अब जो हमारे एनिमल्स है उनके अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, शॉक लगाना जान के, लेकिन ऐसा है। ठीक है, हमारे अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स के पास प्रेजेंट है, फंजाई के पास भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास भी प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसका सबसे मेजर फंक्शन क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन कौन सी है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल के बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो ये है, और ये क्या करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपकी सेल के अंदर जितने भी कंटेंट प्रेजेंट है उन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है, सेपरेट करके रखती है। और ये है ना, कुछ मटेरियल को तो हमारी सेल के अंदर एंट्री अलाउ करती है, कुछ को ये कभी एंट्री अलाउ नहीं करती। तो हमारी कोशिका के अंदर कौन से मॉलिक्यूल जा सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल नहीं जा सकते हैं, ये सब देखने का काम कौन करती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। अब देखो, ये कुछ को एंट्री अलाउ कर रही है, कुछ को एंट्री अलाउ नहीं कर रही, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सेलेक्टिवली परमिएबल बोला गया, ठीक है। कि ये सेलेक्ट करती है किसको मैं परमिएबिलिटी दूंगी, किसको मैं जाने दूंगी, किसको मैं नहीं जाने दूंगी, ठीक है। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटीन के साथ क्या अटैच है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके अलावा आपको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं। देखो, पेरिफेरल प्रोटीन वो है जो कहां पर है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर मतलब कॉर्नर पे, एजेस पे प्रेजेंट है। और जो अंदर की तरफ धसे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। फिर आपको फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स के अंदर, वो किससे मिलकर बनी होती है, अभी मैंने आपको दिखाया, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है। तो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स के अंदर। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोलते हैं, जो किसने दिया था, दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया है, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिपिड्स में कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अभी जो फॉस्फोलिपिड्स है ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है, बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज्ड है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, जो पोलर हेड्स है वो आपका बाहर की तरफ है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है। यानी कि पानी से डरने वाला जो टेल का पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरने वाला पार्ट है, वो अंदर की तरफ रहता है, और जो पोलर हेड है वो कहाँ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो पाता है, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो पानी के एनवायरनमेंट से बचे रहते हैं, ठीक है। अब आपकी फॉस्फोलिपिड लेयर जो है इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको हेड वाला रीजन दिखाई देगा, वो बाहर की तरफ है, जो टेल वाला रीजन है, पानी से डरने वाला रीजन है, वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। तो आपकी सेल के अंदर है ना, जितना भी टोटल फ्लूइड प्रेजेंट है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जितने भी फ्लूइड को सराउंड कर रखा है, जो भी कुछ सराउंड कर रखा है, वो सब क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब आपके प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, पानी होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसको है ना हमारी सेल का लिविंग पार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप सेल वॉल को देखोगे ना, मेजरली वो डेड पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बोलते हैं। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्या कहलाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बुलाते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बुलाते हैं। अब हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है साइटोप्लाज्म, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो जितना भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, आपको पता है सेल के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फिर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब हमारे प्रोटोप्लाज्म में ना अराउंड 80% तो क्या है, सिर्फ पानी ही पानी प्रेजेंट है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है इसको किसने कॉइन किया था, किसने इसको डिस्कवर किया था, पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक बच गया, जो हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।